जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। आज हम हमारी दुनिया का ये 7वां क्लास का बुक है। आज हम देखेंगे इसमें 12वां चैप्टर, जिसका नाम है मौसम और जलवायु। मौसम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट को अध्ययन करते चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम। सलमा टेलीविज़न पर स्थानीय समाचार देख रही थी। उद्घोषक ने कहा, आइए अब राज्य के मुख्य शहरों का मौसम का हाल चाल जाने। फिर स्क्रीन पर इस तरह की तालिका दिखाई गई, जैसे यहाँ पर बलर दिखा रहा है। जैसे पटना का 36 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 27 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 के 28 दिखा रहा है। गया का इस तरह, फिर मुजफ्फरपुर की इस तरह बने मैक्सिमम और मिनिमम दिखा रहा है। ठीक, इसके बाद उद्घोषिका ने इसे पढ़कर सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अगले 24 घंटे में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने का भी संभावना है। तभी सलमा भाई सलीम बोल उठा, दीदी, जब बिहार राज्य के एक तो फिर भी जगह का तापमान एक जैसा क्यों नहीं है? सलमा ने जवाब दिया, बिहार का विस्तार बड़े क्षेत्र में है। इसमें अनेक गांव, शहर एवं जिले हैं। हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियाँ, शहर, तालाब आदि एक जैसे नहीं हैं। इसलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता है। सलीम ने पूछा, दीदी, क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है? नेक्स्ट पेज। सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी सुना नहीं है कि वर्षा की जानकारी बात कर रहे थे। अगली बार जब समाचार सुनेंगे तो ध्यान देना कि वे मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी देते हैं। तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी, यह मौसम क्या होता है? सलमा सोच पड़ गया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह पिताजी के कमरे में कई और भूगोल का शब्दकोश निकालकर मौसम के बारे में पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में वायुमंडल का तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। दोनों बार बार पढ़ते रहे, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तब ये पिताजी के पास गए और पूछा, पिताजी, मौसम किसे कहते हैं? पिताजी ने समझाया, बेटा, निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। समय का अर्थ उस स्थान का स्थानीय मानक समय तथा वायुमंडलीय का दशा का अर्थ आकाश की स्थिति। इसके तहत धूप, बादल, नमी, आर्द्रता, वायु का वेग एवं दिशा इत्यादि आते हैं। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम दर्शाता है। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम के स्थान और समय का महत्व क्या है? पिताजी ने कहा, देखो, मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कलम को दिखाते हुए कहा, पता करो कि इसमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। कॉलम को देखते हुए सलमा ने बताया कि पिताजी, इसमें तो कई स्थान का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशा और गति की जानकारी दी गई है। पिताजी ने स्पष्ट किया है कि मौसम के तहत हम इन सभी की बात करते हैं। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी ज़्यादा तो कहीं कम, कहीं हवा की दशा अलग होती है, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। अब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। सलीम ने कहा, पिताजी, मैंने पढ़ा है कि भारत की जलवायु मानसूनी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है, जलवायु क्या है? सलमा ने बोल पड़ी, मेरी मैडम ने बताया था कि किसी स्थान के लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। पिताजी ने कहा, बहुत ठीक सलमा, किसी स्थान की जलवायु को पता करने के लिए लंबे समय
समांतर 33 वर्ष तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाल लिया जाता है। पिताजी ने पूछा, सलमा, क्या सभी जगहों की जलवायु एक ही तरह की होती है? सलमा ने सोचते हुए जवाब दिया कि नहीं। जब मौसम अलग अलग होता है तो जलवायु की तरह कैसी हो सकती है? सलमा ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं। जब मौसम अलग अलग होता है तो जलवायु एक तरह की कैसे हो सकती है? सलीम ने पूछा, यह जलवायु अलग अलग क्यों होती है? पिताजी ने कहा, विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दिशा अलग अलग पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें मुख्य कारक शामिल हैं आकाशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दिशा का अवरोध, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान। ये तीनों फैक्टर 7 को इसका कारण है। अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका और सौर ऊर्जा की होती है। निम्न आकाशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वह स्थान गर्म होते हैं। उच्च आकांक्षी क्षेत्र में जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलती है वह स्थान ठंडे रहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले अंग्रेजी का शब्द लैंडफॉर्म से आसानी समझा जा सकता है। देखो इसमें क्या है, अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड। ऊंचाई को एल्टीट्यूड, वन को फॉरेस्ट, समुद्री धाराएं को ओशियन करंट, समुद्र में निकटता को क्या कहते हैं, नियरेस्ट फ्रॉम सी माने समुद्र हुआ, समुद्र की निकटता को नियरेस्ट फ्रॉम सी। वर्षा को इंग्लिश में कहते हैं रेन। पवन की दिशा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ वाइंड माने वर्षा को, वाइंड माने हवा को, डायरेक्शन ऑफ वाइंड। पर्वत को पर्वत माने माउंट। ठीक, पूरा अंग्रेजी का शब्द दे देंगे। पिताजी ने पूछा, सलीम, पृथ्वी पर ताप का मुख्य स्रोत क्या है? सलीम ने कहा, ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप से बता, सूर्य का ताप। पिताजी ने कहा, सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का ताप कहते हैं। इस कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। पिताजी ने ग्लोब और टॉर्च की मदद से बच्चों को समझाया, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण आसपास स्थित क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है, तिरछी होती है, कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है। जहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती वहाँ निम्न तापमान होता है, कारण सदैव हिम जमाता है, हिम माने बर्फ जमा रहता है। यह शीत प्रदेश कहलाता है। जैसे ऐसे क्षेत्र उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर है। ठीक, इसी पर बताया गया है, फ्रेश नहीं है, नहीं तो समझा देता आपको। पिताजी ने यह भी बताया कि वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणें के झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित पवनों, जल और थल के वितरण आदि के कारण प्रभावित होता है। वायु ताप के पढ़ेंगे। सलमा और सलीम की उत्सुकता बढ़ रही थी। उन्होंने बड़ा
समझ आ रहा था कि पिताजी ने पुनः बताया, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायुदाब कहलाता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। वहीं समुद्र तल पर वायुदाब बढ़ता है। समुद्र में जाएगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा, अगर आकाश में जाएगा तो वायुदाब घट जाएगा। चूँकि पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता है, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवन में उत्पन्न होती है और निश्चित दिशा में चलती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बन जाता है। वायु हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायु वाले क्षेत्र में जाती है की ओर चलती है। ठीक, वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम बनता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो संघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवन बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वायु की गति दाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नरम मौसम बनता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और संघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवन बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। क्या आप जानते हैं, गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को कहते हैं, क्या कहते हैं? लू कहते हैं। पवन गरम पड़ेंगे। पवन। पिताजी ने बच्चों के सामने एक नया सवाल रखा, पवन क्या है? सलीम ने जवाब दिया, जब वायु चलता है तो हम इससे महसूस करते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। ठीक, बढ़िया बात है। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। सलमा ने कहा, हाँ, जाड़े के दिनों में नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंडी पवन चलती है, जबकि मई जून में गर्मी तो शरीर को जला देने वाली गर्म पवन चलती है। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो स्थानीय, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा अस्थानीय पवन। देखो, पहला अस्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। अब इसको एक एक बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी पवन है ये पवन जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलते हैं। ये पवन पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती है। पछुआ तथा पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। तो कहते हैं कि ये पवन हमेशा पृथ्वी के घूर्ण गति के कारण चलती है। तो हमेशा पछुआ और पूर्वी पवन कहती है। अस्थायी पवन हो गया। मौसमी पवन। इन पवनों की दिशा मौसमी पवन। इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहती है तो इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। इसे मानसूनी पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात क्या है? मौसमी पवन है। ठीक, दूसरा चैप्टर पढ़, नेक्स्ट पेज। इसी पेज में विश्व के मुख्य स्थानीय पवन है। लो, विशाल मैदान भारत में। चिनकू पवन कहाँ है? दक्षिणी कनाडा में। विलविलिया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। विलविलिया पवन कहाँ है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो एवं हरिकेन कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। टॉर्नेडो एवं हरिकेन पवन कहाँ है? अटलांटिक महासागर क्षेत्र में। टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागर में। पूर्वी प्रशांत महासागर में टाइफून हवाएं। काल बैसाखी बंगाल की खाड़ी में। काल बैसाखी बंगाल की खाड़ी यानी भारत में। ये तीनों सबसे बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की स्थानीय मुख्य स्थानीय पवन कौन है, तो लू है, विशाल मैदान भारत में। चिनकू कहाँ की हवा है?
तो कहाँ की पवन है? तो दक्षिणी कनाडा की। बिलबिलिया कहाँ के है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के। टर्नोड एवं हरिकेन कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? अटलांटिक महासागर क्षेत्र के। टाइफून कहाँ के? तो पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के। काल वैसाखी कहाँ के है? तो बंगाल की खाड़ी यानी भारत की। ठीक है, पूरा देख लिया। इसको अब करते हैं नेक्स्ट पेज। स्थानीय पवनें वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती हैं। जैसे हमारे बिहार, उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है। किसके? लू के नाम से जाना जाता है। चक्रवात का रेखा चित्र है, पूरा दिख नहीं रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। ये सदा रात में चलती है। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे हम समुद्री समीर कहते हैं। जब देखो, जब स्थल से कहाँ जाएगी? समुद्र में। और जब समुद्र से जब स्थल में जाएगी तो क्या कहलाएगी? समुद्री समीर। ठीक ना, समुद्री समीर। ठीक, समझ गए। कुछ सामान्य मौसमी घटनाएं। पिताजी ने कहा, संपूर्ण विश्व में मौसम संबंधित अनेक घटनाएं होती है जिसका व्यापक प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ता है। इनमें से मुख्य घटना के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। चक्रवात। पिताजी ने बच्चों से पूछा कि क्या पवन की गति हर वक्त एक तरह की होती है? सलीम सलमा एक साथ बोल पड़े। नहीं, पापा ने कहा, कई बार चक्रवात चलते हैं। ये तूफानी हवा के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। इनके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है। चक्रवात आँख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दाब क्षेत्र होते हैं। ये तूफानी हवाएं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। इनके केंद्र में एक कम दाब का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दाब क्षेत्र होते हैं जिसकी हवाएं तेजी से घूमती हुई केंद्र की ओर बढ़ती है। इस प्रकार एक घूमती हुई हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे काला खासी कहाँ की है? अभी बताया हमने। काल वैसाखी कहाँ की है? आपको दिखाते हैं। काल वैसाखी कहाँ की है? भारत की बंगाल की खाड़ी की हवा है। इसके बाद लैलान, हरिकेन पड़ा, टेरिकाटन, रीटा, टाइफून। भारत में 2010 ईस्वी में काला वैसाखी एवं लैना नाम से 2 चक्रवात आए थे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट पेज। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इनके प्रभाव स्थल पर तेज बारिश, सागर की ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे? घड़ी के सुई की दिशा में चलती है, विपरीत।
और दक्षिण गोलार्ध में सुई की दिशा में। ठीक है। चक्रवात, प्रति चक्रवात, चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब की ओर होता है तो हवाएं केंद्र से की ओर चलती हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। इसके फलस्वरूप मौसम साफ रहता है, परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी सुई की दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत है। तो सुई की दिशा इसके विपरीत, ठीक है ना। पढ़ते हैं, जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प को जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब तापमान जिस जल वाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे अशोक या ओस बिंदु कहते हैं। उसे ओस बिंदु कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। फिर से रिपीट, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। जल वाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है। साथ ही पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशि भी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होती है। यह नमी विभिन्न रूपों जैसे हिम, जल, ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। ये कोहरे के रूप में भी नजर आता है। वर्षा इसका सामान्य रूप है। जब बादल संगम होने से वर्षा होगा, नहीं तो ओले गिरेगा, नहीं तो हिम। देखो वर्षा कैसे हो रहा है, ठीक है ना, बताया गया है। सोचिए अगर अत्यधिक तेज गति हवाएं चलेगी तो क्या क्या घटना हो सकती है, सोचने दिया है। वर्षा, पिताजी आकाश से पानी भी तो बरसता है, तो क्या यह भी मौसमी घटना है? तो पिताजी ने कहा, क्यों नहीं। बच्चों बताओ तो वर्षा कैसे होती है? बच्चों ने कहा, हम तो यह जानते हैं कि पानी, ये क्या है, इसको देख लेते हैं। पर्वत वर्षा है। पर्वत वर्षा कैसे होती है, वर्षा देख लो। अब करते हैं नेक्स्ट पेज। बरसता है, आप ही बताइए वर्षा कैसे होती है? पिताजी ने बताना आरंभ किया। बादलों से पृथ्वी से गिरने वाले पानी को बूंदे जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती हैं, वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। इसे धरती के भूगर्भ जल भंडार संचित होते हैं। स्थल के संरक्षण के लिए हम वर्षा जल को संचित करना चाहिए। बच्चों ने पूछा, क्या वर्षा एक ही प्रकार की होती है? पिताजी ने बच्चों को बताया कि वर्षा की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सामान्य वर्षा, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, इसी कारण गर्म भूतल के संपर्क से होने वाले हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठते धीरे धीरे ठंडी होती है। फलतः संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में होती है। कहाँ होती है? विषुवतीय रेखीय होती है, जहाँ विषुवतीय रेखा पर देश हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक, अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर। पर्वतीय वर्षा, बच्चों आपने पहाड़ देखा है? तो पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है। क्यों? तो इसका पढ़ते हैं। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के भागों में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती हैं तो ये पवनें उसे ढाल के सहारे ऊपर उठने का मजबूर हो जाती हैं। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती हैं, जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और जलवाष्प संगठित होकर
वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इसे पर्वतीकृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती हैं। चक्रवाती वर्षा निम्न दाब के क्षेत्र को भरने वाली विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती हैं। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ हो जाती हैं और इसके कारण ये ऊपर उठने मजबूर हो जाती हैं। ऊपर उठने के कारण इसका तापमान कम हो जाता है, जिससे इसमें मौसमी अधीनता संगठित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यह वर्षा उष्णकटिबंधीय में होती है। फिर से रिपीट करते हैं। चक्रवाती वर्षा निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं में अनेक पवन आती हैं। पवन का हवा चलती है। खाली जगहों को भरने के लिए उनमें होड़ हो जाती हैं और इसके कारण ये ऊपर उठने मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने के कारण इसका तापमान कम हो जाता है, जिससे इसमें मौसमी अधीनता संगठित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यही कारण उष्णकटिबंधीय में होती है। पिताजी ने बच्चों से पूछा, क्या अब आपको मौसमी और जलवायु के बीच का संबंध समझ में आया? सलीम और सलमा ने एक साथ हामी भरी। तभी टेलीविज़न पर मौसमी संबंधित खबरें आने लगी। दोनों बच्चे ध्यान से सुनने लगे। तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर बाकी है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है, जिसमें पूछा है कि वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली कौन सी है हवाएं। तो इसको पूरा हम जो दिया हुआ है, अगले वीडियो में हम इसको क्वेश्चन आंसर को केवल हल करके बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।